जय हिंद दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के एनसीईआरटी को देखते हुए ये मॉडल पेपर बनाया गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का है। 40 क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, जिनमें आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू से 20 क्वेश्चन को बनाएंगे। आने वाले वीडियोज में यानी कि पार्ट 2 में मैं और 20 क्वेश्चन आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मतलब इसका मतलब होता है 120 को तोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अभाज्य संख्या द्वारा 120 को तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 2 से भाग चलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि यहाँ पर और ये 0 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। देन इसको फिर से आप लोगों को 2 से भाग चलाना है, तो यहाँ पर 30 दूनी 60 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर 2 से भाग चलाना है, 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। देन आपको फिर से यहाँ पर 3 से भाग चलाना है, तो 3 5 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ में आ गया और 5 को 5 से यहाँ पर चल जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो 120 इक्वल टू क्या आया, 2। यहाँ पर देखिए कितना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 को 2 है, ठीक है। तो 2 गुना में 2, ठीक है, ये आ गया। एंड देखिए यहाँ पर 1 गो 3 है, 1 गो 5 है, ठीक है। तो गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है 306 तथा 657 का महत्तम समापरिवर्तक यहाँ पर 9 दिया हुआ है। महत्तम समापरिवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। देन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है 306 तथा 657 का लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा, ठीक है, यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जस्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, तो एचसीएफ गुना में एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुना में एलसीएम जो होता है ये 2 संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो संख्या यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 306 और 657 दिया हुआ है, बस आपको यही लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा। यहाँ पर एचसीएफ गुना में एलसीएम जो होता है 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर 306 आ गया गुना में 657 आ गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ यहाँ पर देख सकते हैं महत्तम समापरिवर्तक यानी कि 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और गुना में एलसीएम जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एलसीएम लिखा है एलसीएम रहने देंगे और बाकी ये जो 2 संख्या जैसा है बस आपको इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बस आप लोगों को उसी चीज़ को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा जगह का कमी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा और गुना में यहाँ पर 657, ठीक है। ये कंप्लीटली आ जाएगा। एंड यहाँ से आप लोग जब एलसीएम निकालोगे, ठीक है, यहाँ से जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 306 गुणा में हो जाएगा 657, ये कंप्लीटली आ जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर देखिए 9 गुना में है बराबर के उस साइड जाएगा, तो यहाँ पर भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 जो है भागा में आ जाएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9 से यहाँ पर 306 को काट दीजिए, है ना। जैसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जो है ना 34 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 34 है ना, आप लोगों का यहाँ पर जो अब आप लोगों को यहाँ पर 34 के साथ जो है 657 को गुना करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22,338, ठीक है। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी गुना किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जैसा कि देख पा रहे हैं, तो बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 25 का बोला है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले 15 को तोड़िए। 15 को आप लोग क्या लिख सकते हो,
तो इसको लिख सकते हो 3 गुना में 5 लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ पर 3 गुना में 5 आ गया। एंड यहाँ पर 25 है तो 25 लिखिए। 25 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 गुना में 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंड यहाँ पर आप लोगों से साफ साफ बोला जा रहा है एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो एचसीएफ में जो कॉमन वाला पार्ट होता है वही जो है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 दोनों में है, 5 कॉमन में है, कॉमन पार्ट में है, यानी कि दोनों में 5 मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि एचसीएफ जो आ जाएगा हमारा, यहाँ पर जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस बात को आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ आपको कॉपी पे नोट करते चलना है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा जिनके शून्यंकों का योग जो है √2 दिया हुआ है एंड गुणनफल जो है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए शून्यंकों का जो योग होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस में बीटा जो है ये जो होता है किसके बराबर होता है, ये -b/a के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो शून्यंकों का योग दिया हुआ है वो √2 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर शून्यंकों का जो गुणनफल है 1/3 दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1/3 दिया हुआ है। तो अल्फा इंटू में बीटा जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है, तो c/a के बराबर होता है। और ये जो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। एंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए के सेंटर पे क्या है, ए के सेंटर में 3 आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए का मान 1 दिया हुआ है, यानी कि ये जो है ना इसे समान करना होगा, ठीक है। तो समान करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऊपर नीचे 3 से गुना कर देना है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो यही बचेगा, ठीक है। इसलिए हमने 3 से यहाँ पर क्या किया है ना, ऊपर भी गुना किया नीचे भी गुना किया, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 के साथ 3 का गुना हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 के साथ 1 का गुना होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ठीक है, समझिए। क्योंकि देखिए 3 से 3 अगर हम काट दें तो यहाँ पर √2 ही बचेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे। ये क्या है, द्विघात बहुपद का रूप होता है ना। तो द्विघात बहुपद के रूप में हमने इसे लिख दिया। एंड आप लोगों को ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको पुट करना होगा। अब इसके लिए थोड़ा सा देखना होगा ए क्या है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ए का मान देखिए 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ए का जो मान आ गया वो 3 आ गया, है ना। ये चीज़ समझ गए। अब बी का मान देखिए, बी का मान क्या दिया हुआ है, तो बी का मान यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो बी के सेंटर में क्या दिया हुआ है, तो बी के सेंटर में यहाँ पर 3√2 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि माइनस में 3√2। एंड सी का मान देखेंगे तो सी का मान देखिए, सी के सेंटर में क्या है, तो सी के सेंटर में 1 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 मिनट इसको अच्छे तरीके से कर देते हैं, है ना। तो सी के सेंटर में क्या है, 1 है, तो यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर। अब आप लोग बस ये जो मान आया हुआ है ना इसको ही आप लोगों को यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। इसको जो है ना द्विघात बहुपद के रूप में आप लोगों को यहाँ पर ए का मान, बी का मान और सी का मान पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए कितना दिया हुआ है, तो ए 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 यहाँ पर x² आ जाएगा, 3 गुना में x², 3x² आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए। एंड यहाँ पर देखेंगे बी का मान, यहाँ पर क्या दिया है, माइनस में 3√2, यानी ये आ गया, है ना, माइनस में 3√2। एंड यहाँ पर x है तो x दे दिए, है ना। अब आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट हम सिखा देते हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, नहीं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, और स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर माइनस आ गया, यानी कि यहाँ पर 3√2x, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस में सी का मान 1 है तो यहाँ पर 1 दे दीजिए। अब देखिए तो कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो देखिए 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, अल्फा प्लस में बीटा जो होता है, अल्फा प्लस में बीटा जो होता है ये जो है ना -b/a के बराबर होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस में बीटा का मान होता है -b/a, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। देन यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि किसी बहुपद px के ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यंकों की संख्या आपको बताना है। तो इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए। तो पहला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से x एक्सिस दिया जाएगा एंड इस प्रकार से आप लोगों को y एक्सिस आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर
देखना क्या है, तो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसमें आप लोग का कुछ इस प्रकार से रहे, ठीक है, इस प्रकार से रहे या फिर जो है कुछ इस प्रकार से रहे, तो आपको जस्ट देखना पड़ता है कि एक शख्स को ये जो है ना कितने बार काटा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 बार काटा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। लेकिन आप बात करते हैं इस क्वेश्चन की, आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे, एक शख्स में कितने बार वो चीज़ काटा है ये आपको देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक शख्स में कुछ गया ही नहीं, ठीक है, वाई अक्ष में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, तो वाई अक्ष से हमारा कोई काम नहीं है। यहाँ पर एक शख्स में कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका जो शून्यांक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है समीकरण युग्म a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे में b2 के और वो नॉट इक्वल टू हो c1 बटे में c2 के, तो वो समीकरण युग्म किस प्रकार का होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग का कंडीशन जो है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, a1 बटे में a2 जो है वो बराबर होगा b1 बटे में b2 के, लेकिन जो है ये बराबर नहीं होगा c1 बटे में c2 के, तो इस कंडीशन में होता क्या है, जिस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है समीकरण युग्म क्या है, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस में 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं, है ना। तो ये किस प्रकार के सरल रेखाएं, ये आप लोगों को बताना है। ये संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है या फिर लंबवत है, ठीक है। तो क्या है आप लोगों को बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंड चलिए इसे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है ना, तो ये जो पहला देख सकते हैं ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। बस आपको देखना पड़ेगा a1 बटे में a2 जो है किसके बराबर है, b1 बटे में b2 जो है c1 बटे में c, सब कुछ करना है। अब उससे बस आप लोगों को कंडीशन को समझना होगा, बस इसका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये समीकरण 1 हो गया एंड ये जो है समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसे हम लोग a1 बोलते हैं, इस समीकरण के लिए a1 पुट करेंगे, इसके लिए b2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a1 देखा जाए जो x के साथ गुना में रहता है वो a1 होता है, यानी कि x के साथ गुना में 2 है, तो यानी कि a1 बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। वहीं b1 की बात करते हैं जो y के साथ गुना में रहता है, ध्यान दीजिएगा जो y के साथ गुना में रहता है वो क्या होता है, वो b1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 के साथ यहाँ पर 3 गुना में है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, लेकिन जो है इस चिन्हों को भी देखना है, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पर c1 की बात करते हैं तो c1 देखेंगे तो c1 यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 0 है, ठीक है। तो c1 यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। एंड यहाँ पर बात करते हैं a2 की, ठीक है। तो a2 यहाँ पर देखिए क्या है, a2 यहाँ पर देख सकते हैं x के साथ जो गुना में, यानी कि a2 यहाँ पर 3 है, यानी a2 यहाँ पर क्या है 3 है। b2 की बात करते हैं तो b2 यहाँ पर क्या है, तो 4 है, ठीक है, y के साथ जो देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर c2 की बात करते हैं तो c2 यहाँ पर 20 है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, जो संख्या में रहेगा वही क्या होता है, वही आप लोग का सी होता है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर a1 बटे में a2 करिए सबसे पहले, ठीक है, a1 बटे में a2 करेंगे तो यहाँ पर 2 बटे में 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लोग a1 लीजिए तो 2 आ गए, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए a2 की जगह पर 3 है तो a2 की जगह पर हमने 3 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। एंड आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, b1 बटे में b2 करेंगे, b1 बटे में b2 करेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ पर देखिए b1 क्या है, -3 है, तो यहाँ पर आप लोग -3 कर दीजिए। एंड यहाँ पर b2 की बात करते हैं, यहाँ पर 4 है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। अब आप लोग c1 बटे में c2 भी कर सकते हैं, तो c1 बटे में c2 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c1 देखिए 0 है एंड c2 जो है 20 है, ठीक है, यानी कि ये जो है 0 के बराबर आ गया। अगर आप लोग देखेंगे, है ना, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, यहाँ से आप लोग का क्या निष्कर्ष निकाला, तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो a1 बटे में a2 जो है ना ये बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, ठीक है, ये बराबर नहीं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ये अलग है, ये अलग है, मतलब सब कुछ अलग है, ठीक है। यानी कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो जब कुछ इस प्रकार से कंडीशन होती हैं तो वो जो है ना प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा यहाँ पर क्या है 6x - 2y = 4 का अनंत हल होगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, बस आपको यहाँ पर सी का मान निकालना है ना, तो अब आप लोग
लोग यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर एक समीकरण है, ठीक है। बस जिस प्रकार से मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, बस आप लोग को उसी फॉर्मेट में करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, पहला यहाँ पर जो समीकरण है वो है सी एक्स माइनस में क्या है वाई है, और यहाँ पर देखिए बराबर की साइड 2 है ना, तो इस साइड ला लीजिए तो ये जो है -2 आ जाएगा और बराबर इस साइड 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, 6x माइनस में क्या है 2y है, तो 2y लिख देते हैं, और एक मिनट इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग बढ़िया तरीके से लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना 2y है। एंड यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब यहाँ पर देखिए बराबर की साइड 4 है ना, तो बराबर की इस साइड ला लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 बन जाएगा, ठीक है, और बराबर 0 कर दीजिए। क्लियर। अब आप लोगों को करना क्या है, इस समीकरण के लिए a1 b1 c1 निकालिए, इस समीकरण के लिए a2 b2 c2 निकालिए। बस आप लोगों को ये चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग a1 की बात करोगे तो a1 जो x के साथ गुना में रहते हैं, x के साथ यहाँ पर c गुना में है, तो यहाँ पर a1 c आ जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर b1 की देखा जाए तो देखिए y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 गुना में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक है, यानी कि -1, ठीक है। वहीं c1 की बात करते हैं तो c1 यहाँ पर -2 है, तो -2 कर देते हैं। क्लियर है ना। अब आप लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर a2 निकालिए इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए, ठीक है। इस समीकरण के लिए आप लोग a2 b2 c2 निकालिए, तो यहाँ पर a2 जो है ना 6 हो जाएगा। b2 की बात करते हैं तो b2 यहाँ पर -2 हो जाएगा। वहीं c2 की बात करते हैं तो c2 यहाँ पर -4 हो जाएगा, है ना। चीज़ें समझ रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो x के साथ गुना में रहता है वहाँ से आप लोग a निकालिएगा, जो y के साथ गुना में रहता है वहाँ से b निकालिएगा, एंड जो किसी के साथ गुना में नहीं रहता है, जस्ट आपको संख्या दिया जाता है 4-5 जो भी है, तो वहाँ उससे आप लोग c निकालिएगा, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पर वही चीज़ बताया, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, बस अब आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में a1 बटे में a2 करना है, b1 बटे में b2 करना है, c1 बटे में c2 करना है, एंड यहाँ से आप लोग c का मान फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले अगर a1 बटे में a2 करें तो क्या आएगा, यहाँ पर a1 c है, और a2 यहाँ पर क्या है, a2 6 है, तो यहाँ पर 6 कर देते हैं। एंड यहाँ पर b1 बटे में b2 अगर करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1, और यहाँ पर देखिए -2 है, तो -2 यहाँ पर माइनस कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर c1 बटे में c2 करें तो क्या आ जाएगा, c1 बटे में c2 करने पर यहाँ पर c1 -2 है, और ये जो है c2 यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर माइनस कट जाएगा, तो 2 एकम 2 यहाँ पर 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर भी 1 बटे में 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको देखिए a1 बटे में a2 बराबर कर दीजिए b1 बटे में b2 के, या फिर बराबर कर दीजिए c1 बटे में c2 के, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पर देखो c बटे में 6 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है b1 बटे में b2 के बराबर कर दीजिए, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 6 आ जाएगा। जब आप लोग यहाँ से c निकालिएगा तो 6 बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कि 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चीज़ें समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोग को एक होमवर्क के तौर पर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म क्या है, 2x माइनस में y इक्वल टू 5, और यहाँ पर क्या है 3x प्लस में 2y इक्वल टू 4 का हल क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। यहाँ पर दोगे 11 नंबर, और जो भी आंसर होगा ये आप लोग कमेंट करके बोलोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वह कौन सा रैखिक समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। यहाँ पर अगला सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी देखिए समीकरण युग्म दिया गया है एंड इसका हल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है, एंड यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग इससे क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 2x बराबर यहाँ पर 9 और 1 10 आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर आप लोग x का मान देखोगे तो x का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 बटे में 2 हो जाएगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर 5 आ गया, है ना। अब आप लोग यहाँ पर देखिए x प्लस में y इक्वल टू 9, इस समीकरण पर आप लोग क्या करिए, x का मान पुट कर दीजिए, तो ये 5 आ गया, प्लस में y इक्वल टू 9 आ गया। एंड यहाँ से y अगर देखेंगे तो 9 माइनस में 5 करेंगे तो y का मान जो है यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y का मान क्या आ गया, 4 आ गया, यानी कि 5,4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सी जो है इसका सही जवाब है। एंड अगर आप लोग इस मेथड से नहीं करना चाहते हैं, एक सिंपल मेथड से करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर 2 समीकरण है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, एंड यहाँ पर क्या है x माइनस वाई
इक्वल टू 1 है, बस आपको सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, यहाँ ये क्या है, x का मान है, ये y का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान यहाँ पर पुट करिए, y का मान यहाँ पर पुट करिए, देखिए 9 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपको इसी प्रकार से यहाँ पर x का मान y का मान पुट करिए और देखिए 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, इस फॉर्मेट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 और प्लस में 4 करिएगा तो ये देखिए 9 के बराबर आ रहा है, 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है ना। एंड यहाँ से देखेंगे 5 माइनस 4 करेंगे तो ये देखिए 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 1 के बराबर आ रहा है ना। ये सेटिस्फाई हो गया तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को पहचानने का मैं एक बेहतरीन सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, देखिए आप लोग कैसे द्विघात समीकरण को पहचानिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, देखिए पहले वाले ऑप्शन को अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x के साथ x का जब गुना होगा यानी कि यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा एंड यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर है, बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर है, तो ये देखिए दोनों कट जाएगा क्योंकि ये देखिए मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एंड बराबर की साइड भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जैसे ये इस साइड जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये घट जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला चीज ये तो हमारा होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या है, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप लोग चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, है ना, यानी कि पहले में एक्स स्क्वायर होगा एंड यहाँ पर अगर देखेंगे यानी कि यहाँ से गुना होगा तो 2x बच जाएगा। ठीक है, एंड देखिए ये तो एक्स स्क्वायर बच रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो रहा है लेकिन इस साइड देखिए सिर्फ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर बच जा रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, द्विघात समीकरण के लिए जो अधिकतम घात होता है ना वो 2 होता है। इसे किस फॉर्म में लिखते हैं तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि विविधकर का मान जो है यानी कि d का मान जो है 0 से बड़ा हो तो मूल किस प्रकार का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर d जो है 0 से बड़ा हो इस फॉर्मेट में अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पर होता क्या है, वास्तविक होता है और भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है, मूलों की प्रकृति आपको बताना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डी निकाल लेना है, आप लोगों का मूलों की प्रकृति निकल जाएगा, है ना। तो डी बराबर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले ए का मान, बी का मान और सी का मान सबसे पहले निकाल लीजिए, है ना, तब उसके बाद इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग ए का मान देखेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ, है ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है वो ए होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुना में नहीं है यानी कि एक गुना में है, तो यहाँ पर ए का मान 1 आ जाएगा। वहीं बी की मान की बात करें जो एक्स के साथ गुना में है, तो एक्स के साथ गुना में देखिए यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है यानी कि यहाँ पर भी 1 आ गया। वहीं सी की मान की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए सी का मान माइनस का 1 है तो माइनस का 1 आ गया। अब आप लोग बी स्क्वायर माइनस में 4ac इस पर आप लोग पुट करिए, है ना। इसमें जैसे आप लोग पुट करेंगे तो बी का मान क्या है, बी का स्क्वायर करना है तो बी का स्क्वायर यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, फिर माइनस में 4 गुना में ए का मान 1 है, सी का मान क्या माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 तो आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी देखिए माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 यानी कि यहाँ पर डी का जो मान है, वो क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो वास्तविक और असमान। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि उसमें क्या हो। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है, विविधकर का मान निकालना है यानी कि डी का मान निकालना है और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ए का मान देखिए, ए का मान क्या है, 1 है ना। बी का मान देखिए, बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। बी का मान, एक मिनट मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसका आप लोग फॉर्मेट को ध्यान से चेक करिए। यहाँ से अगर ए का मान देखेंगे तो ए का मान देखिए 1 है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, जैसे मैंने बार बार कहा। एंड यहाँ पर बी का मान देखिए माइनस का 1 है, यानी कि देखिए माइनस का x है ना, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। वहीं सी का मान जो संख्या में होता है देखिए यहाँ पर 3 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का सिंपल हो जाएगा,
यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बस यहाँ पर पुट करिए, बी का मान क्या है माइनस का 1 का है ना, माइनस का 1 है ना, तो माइनस 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना में 1 क्या है, ये 1 है, सी क्या है 3 है, यानी कि यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 गुना में 3 है तो 3 चौके 12। ठीक है, यानी कि माइनस का 11 है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। यहाँ पर 19 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर दिखा समीकरण है, मूल यहाँ पर समान बोला गया है, के का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये भी होमवर्क रहा और ये भी होमवर्क रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिखा समीकरण है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बोलना है। एंड जो है पार्ट टू में मैं 19 का भी आंसर आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा और 20 का भी आंसर मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लोग आता है तो बताइए, बाकी इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। जल्द आप लोगों से मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी 10th में अगर आप पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर तैयारी में आप लोगों को करा सकूँ। बाकी मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।